क्वेश्चन नंबर 20 है when a voltage measuring device is connected to AC mains, when a voltage measuring device is connected to AC mains, the meter shows the steady input voltage shows the steady input voltage meter shows the steady input voltage of 220 volt full stop. This means option A है input voltage cannot be AC voltage but a DC voltage. Input voltage cannot be AC voltage but a DC voltage. Option B, maximum input voltage is 220 volt. Option C, the meter reads not V, the meter reads not V but V square, हाँ, V square and is calibrated to read ये जो लगा रखा है ना, ये लेस देन और ग्रेटर देन, हाँ, इसका मतलब मीन वैल्यू है। और मीन वैल्यू इसकी स्क्वायर्स की मीन वैल्यू। डी है द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय सम मैकेनिकल डिफेक्ट। The pointer of the meter is stuck by some mechanical defect, by some mechanical defect, ये याद रखने वाली चीज है कि तो जो मीटर होता है ना, व्हेन वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी मेंस, कोई भी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है जब उसको एसी मेंस से कनेक्ट किया जाता है तो द मीटर शोज द स्टेडी इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। दिस मींस वो जो मीटर है उसका वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का जो डायल है उस पर हमको 220 वोल्ट जो रीडिंग है वो दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है? तो ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है। ये याद रखने वाला है कि जो मीटर है वो मीटर रीड करता है वी स्क्वायर की वैल्यू, मीटर वी स्क्वायर की वैल्यू रीड करता है, लेकिन जो उसका मतलब उसके अंदर जो सिस्टम लगा रहता है वो सिस्टम की कैलिब्रेशन इस तरीके से हो रखी होती है कि वो वी स्क्वायर की जितनी भी मीन वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके हमको दिखा देता है। जैसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं एबीसीडी, कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन जो हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है वो वापस एबीसीडी ही दिखाई देता है। ठीक है, वापस अल्फाबेट्स ही दिखाई देते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वही चीज है कि मीटर जो है, मीटर तो हमको शो करता है वी स्क्वायर, ठीक, लेकिन मीटर में अंदर कैलिब्रेशन इस तरीके का हो रखा होता है कि स्क्रीन पर हमको जो दिखाई देता है वो वी स्क्वायर के मीन का अंडर रूट दिखाई देता है, आरएमएस वैल्यू। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर सी है। इस चीज को याद रख लेना कि मीटर खुद से वी स्क्वायर कैलकुलेट करता है, खुद से जो मीटर है
वो डायरेक्टली वी कैलकुलेट नहीं करता, वो हमको दिखाता है उसकी मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, सॉरी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज an AC source of voltage V is equal to Vm sin omega t, an AC source of voltage V is equal to Vm, ठीक है। ये वाला देख लीजिए 21 क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूँ सीधा। एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज V is equal to Vm sin omega t is connected across the resistance R as shown in figure. The phase relation between current and voltage for this circuit is, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, और सर्किट डायग्राम में ना ऐसे दिया है, तो इधर तो रेसिस्टेंस है, और इधर एक एसी वोल्टेज दे रखी है, V इज इक्वल टू Vm, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं, ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। फर्स्ट है द फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, बोथ आर इन फेज। दूसरा है बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 120 डिग्री, बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। तो बोथ आर इन फेज, जब भी रेसिस्टेंस होता है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट होता है, तो करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों फेज में होते हैं, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 22. In an AC circuit, V and I are given by, in an AC circuit, in an AC circuit, V and I are given by, V and I are given by, V is equal to 150 sin 150t, 150 sin 150t, आगे V लिखा हुआ है, V मतलब वोल्ट्स। ठीक है, एंड I is equal to, and I is equal to 150 sin 150t प्लस पाई बाई 3, प्लस पाई बाई 3 एम्पियर, एम्पियर ये दे रखा है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, ऑप्शन ए है 106 वॉट, 150 वॉट, 106 वॉट, 150 वॉट, 150 वॉट, 5625 वॉट, और ऑप्शन डी है 0। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड का देखिए फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूला नोट करें। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है पावर निकाल, पावर निकालना है हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, हाफ वी नॉट आई नॉट, वी नॉट निकाल रहे हैं ना, वी नॉट और आई नॉट तो ये हो गया। अच्छा अच्छा,
मैं बता रहा हूँ, देखिए ये फॉर्मूला नोट करो, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। हाँ हाँ ठीक, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। वी आर एम एस और आई आर एम एस करेंगे तो ये टू अपने आप ही कट जाएगा। अरे ऐसे ही हो जाएगा, तो उसको जरा करो, ये जो कॉस फाई है ये पाई बाई थ्री है। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक कॉल करके आ रहा हूँ। आप लोग ट्राई करिए, आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है। 1 मिनट का टाइम। क्या बोल रहे हैं सर? कुछ नहीं सर, सर सैविज गलती सही में। उधर जाओ, तुम पहले भी बताया था मैंने। ज्यादा चाप खा ली इसमें आज लगता है। हाँ जी कैलकुलेट करा कितना है? 5625। हाँ जी कैलकुलेट करा आप लोगों ने? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, वी नॉट भी 150, आई नॉट भी 150, और उसके बाद जो है कॉस फाई यानी कि पाई बाई थ्री वैल्यू डालिए। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भी यही रहता, बस 1/2 हट जाता है यहाँ से, बस 1/2 हट जाता है, वो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर मैं वी नॉट को लिखूंगा तो, या वी आर एम एस अगर हम लिखेंगे तो वी आर एम एस क्या होगा? वी नॉट अपॉन रूट टू। और ऐसे ही आई आर एम एस क्या होगा? आई नॉट अपॉन रूट टू। तो वी नॉट को क्या लिख सकते हैं? रूट टू वी आर एम एस। आई नॉट को क्या लिख सकते हैं? रूट टू आई आर एम एस। रूट टू मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जैसे ये वी नॉट है, इस वी नॉट को आप लिख दो वी नॉट अपॉन रूट टू, इस आई नॉट को लिख दो आई नॉट अपॉन रूट टू। तो ये शुरुआत का हाफ लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, ये हो गया कॉस फाई। और वी नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है? वी आर एम एस। और आई नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है? आई आर एम एस, कॉस फाइव। ठीक है, तो अगर वी आर एम एस आई आर एम एस हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वी नॉट आई नॉट हो तो इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए, एक ही बात है। समझ गए? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए इन्होंने ना बोला है द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। ठीक, आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पर देख लो आप, ये ऐसे दे रखा है क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 23 में पहले ऑनलाइन वाले बच्चे देख लें कि यहाँ पर ये दिया है द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। तो हम ये जानते हैं कि जहां पर करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है साफ साफ यहाँ पर दोनों ही ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे गया कि जहां पर हमारा करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होगा, यानी कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा और साथ साथ चलेंगे दोनों,
ये देखिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कोई फेज लैग या फेज लीड नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी होगा, ठीक। अरे समझ गए ना, ऑप्शन नंबर सी नहीं, वो सॉरी डी नहीं, सी। हाँ देख लो, यहाँ पर आप देख लो कि ये वाला जो है, जहां पर हमारा करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, कोई गैप नहीं है। यहाँ पर क्या है, लैग कर रहा है, यहाँ पर क्या लीड कर रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। और इसमें क्या है कि जब वो पॉजिटिव है तब ये नेगेटिव है, दोनों साथ साथ चले, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है इसमें। प्योर कौन सा, ए वाला इंडक्टर का। हाँ अब देखिएगा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है द प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर ऑन एनी एक्सेस। The projection of a phasor on any axis. The projection of a phasor on any axis always represents the ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, आरएमएस वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ऑप्शन बी है पीक वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ऑप्शन सी है मीन वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, और ऑप्शन डी दे रखा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। देखो क्या होता है, ये पूछ रहे हैं द प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर ऑन एनी एक्सेस। तो आप ये सोचो कि अगर मान लो हम फेजर की बात कर रहे हैं तो फेजर डायग्राम किस तरह से होता है। फेजर डायग्राम में हमने ये देखा था कि ये तो हमारा फेज रिलेशनशिप होता है इस तरीके का, ठीक। और अगर मान लो मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो फेजर डायग्राम एक इस तरीके से दिखाया जाता है फेजर डायग्राम। तो हमसे ये कहा जा रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर ऑन एनी एक्सेस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर ऑन एनी एक्सेस। तो हमने ये कहा कि भाई इसको, इसका एक एक पॉइंट तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना जानते हैं। मान लो इस पॉइंट पर, यहाँ पर हमारी वेव यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर लूँ या एक्स एक्सेस पर लूँ, किसी भी एक्सेस पर लूँ, तो वो क्या बताएगा, वो ये कहेगा कि इस इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, ठीक है। हम अगर मान लीजिए, ये तो फेजर की बात करी इन्होंने, यहाँ पर तो इन्होंने किसकी बात करी है, फेजर की। अगर मान लीजिए इस फेज डायग्राम की भी बात करते हैं, तो इस डायग्राम में भी हमसे अगर ये कहा जाए कि भाई इस इंस्टेंट पर बताओ, तो ऐसे ऐसे आप प्रोजेक्शन कर देंगे, इस इंस्टेंट पर बताओ तो आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन करके बता दोगे, वाई एक्सेस पर या एक्स एक्सेस पर। तो हम हमेशा प्रोजेक्शन करके जो वैल्यू बताते हैं वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू बताते हैं। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर ये करंट की वेव फॉर्म है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट कितना है, अगर ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वोल्टेज कितना है। तो जो प्रोजेक्शन होता है ना, ये जो प्रोजेक्शन ये पूछ रहे हैं, प्रोजेक्शन से हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलती है, एवरेज वैल्यू कभी नहीं निकलती, ठीक है। मीन वैल्यू कभी नहीं निकलेगी, पीक वैल्यू कभी नहीं निकलेगी। पीक वैल्यू तो ये रहा टॉप पर, एक ही वैल्यू आएगी पीक वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलती है, ठीक है। और ये सिर्फ करंट और वैल्यू, करंट और वोल्टेज के लिए नहीं है, इन्होंने बोला है द प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर ऑन एनी एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसको मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। समझ गए। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 25 है द टाइम एक्सिस ऑफ एन एसी फेजर the time axis of an AC phasor represents टाइम एक्सेस मतलब ये वाली जो एक्सेस है जिसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं इट रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है फेज एंगल, ऑप्शन सी वोल्टेज और डी करंट। क्या बताता है बताएंगे? बी है फेज एंगल। हमने यही तो बताया था कि टाइम से किस तरीके से हम फेज एंगल को कोरिलेट करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर ओमेगा के साथ में टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और ओमेगा के साथ में टी को मल्टीप्लाई करना इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड फेज एंगल। तो ये फेज एंगल है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको याद होगा कि इधर 0 बता देते हैं, इधर पाई/2 बता देते हैं, इधर पाई बता देते हैं, 3 पाई/2 2 पाई ये बताते हैं। तो यहाँ पर जो हम दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं? फेज एंगल दिखाते हैं, ठीक है। फेज एंगल यानी कि ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? एकांश, ईशान, ऐश्वर्या, ऋषा? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 26 और 27 ऐसे ही पढ़कर बता रहा हूँ। 26 देखिएगा, क्वेश्चन में है अ फेजर इज अ डैश स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ दीज। ये होता है स्केलर क्वांटिटी। फेजर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी इंस्टेंट पर वैल्यू दिखाता है ना फेजर, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है इन द केस ऑफ एन इंडक्टर, इन द केस ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर जैसे ही दिमाग में आता है, अब इन्होंने ना काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। एक मिनट, इन द केस ऑफ एन इंडक्टर ऑप्शन ए है वोल्टेज लैग्स द करंट बाई पाई/2। वोल्टेज लैग्स द करंट बाई पाई/2 सही है क्या? हाँ, गलत है, गलत है। याद रखना, हम हमेशा इंडक्टर हो, रेसिस्टेंस हो, आरएल सर्किट हो, एलसी सर्किट वो आरसी सर्किट हो, तो कोई भी सर्किट हो उसमें हम वोल्टेज यानी कि ईएमएफ की वैल्यू तो लेकर चलते हैं। हम करंट कैलकुलेट करते हैं, तो हमने कहा था करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो करंट अगर लैग करेगा तो वोल्टेज क्या करेगी? लीड करेगी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने उल्टा बोला, वोल्टेज लैग्स द करंट बाय पाई/2 गलत है। ऑप्शन बी है वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई/2, यही सही है। वोल्टेज लीड्स द करंट, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई/2। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 लिख रहा हूं मैं। 28 है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी an alternating voltage V is equal to V naught sin omega t is applied across a circuit is applied is applied across a circuit full stop. As a result the current
As a result, the current I is equal to I naught sine omega t minus pi by 2 flows in it. Flows in it. Full stop. The power consumed in the circuit per cycle is इसमें ये मत सोचना कि ये जो पर साइकिल पूछ रहे हैं तो कोई नई चीज आपसे पूछ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर कंज्यूम्ड जो है वो जो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में यहाँ पर कैलकुलेट करा था वो भी एक साइकिल के लिए ही होता है। जो भी चीज हम निकालते हैं वो एक साइकिल के लिए निकालते हैं, चाहे वोल्टेज निकालो चाहे करंट निकालो, एक साइकिल के लिए ही। ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 0.5 वी नॉट आई नॉट वॉट, ऑप्शन बी 0.707, वी नॉट आई नॉट वॉट, ऑप्शन सी 1.919, और ऑप्शन डी है 0। 0 होगा क्यों? बिल्कुल सही। यहाँ पर आप ये देखो कि इधर ये वी नॉट साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब फाई कितना है? माइनस पाई बाई 2। तो हम क्या बोलेंगे, पी जो है वो हो गया हाफ वी नॉट आई नॉट, वी नॉट की वैल्यू वी नॉट ही दे रखी है, आई नॉट की वैल्यू आई नॉट ही दे रखी है। ठीक, और कॉस माइनस पाई बाई 2, कॉस के केस में माइनस साइन अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, कॉस माइनस पाई बाई 2 मतलब प्लस का कॉस पाई बाई 2, और ये होता है 0, तो 0 हो गया। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है एन आइडियल इंडक्टर an ideal inductor is in turn put across 220 volt is in turn put across 220 volt comma 50 hertz 50 hertz and 220 volt comma 100 hertz supplies 220 volt comma 100 hertz supplies full stop. The current flowing through it in the two cases the current flowing through it in the two cases will be in the two cases will be, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। will be equal different 0 infinite equal 0 different और इनफाइनाइट। डिफरेंट होगा। देखिए डिफरेंट कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने बोला एन आइडियल इंडक्टर इज इन टर्न पुट अक्रॉस, इज इन टर्न का मतलब क्या है, एक एक करके बारी बारी। तो एक बार उसको लगा दिया जाता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई में, ठीक है, और एक बार लगा दिया जाता है 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज की सप्लाई में, यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो वो करंट पूछ रहे हैं, करंट किस तरह से कैलकुलेट करा जाएगा।
तो करंट कैसे कैलकुलेट करा जाता है? IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL। ठीक है, XL क्या है? जो रिएक्टेंस है, इंडक्टेंस की वजह से जो रिएक्टेंस होता है, ठीक, तो एक तरह से रेसिस्टेंस वाला ही काम करता है ये। और XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल। ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ एल। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो वैल्यू कम होगी उसकी, ठीक, तो करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी उसकी 100 हर्ट्ज है तो एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू कम आएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? दोनों केसेस में हमारा करंट अलग अलग आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है? हाँ, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। एन इंडक्टर ऑफ 30 मिली हेनरी, हेनरी इसकी यूनिट होती है इंडक्टेंस की, mH, 30 मिली हेनरी is connected to a 220 volt, is connected to a 220 volt comma 100 hertz AC source, 100 hertz AC source, 100 hertz AC source, full stop. The inductive reactance is, the inductive reactance is, ऑप्शन ए है 10.58 ओम, ऑप्शन बी है 12.64 ओम, ऑप्शन सी है 18.85 ओम, ऑप्शन डी है 22.67 ओम। An inductor of 30 millihenry is connected to a 220 volt 100 hertz AC source। ठीक, तो वो पूछ रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका कितना होगा, यानी कि एक्सेल पूछ रहे हैं। तो एक्सेल क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। हाँ, कैलकुलेट करो। एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? हाँ, 3.14 ले लो। 100 सही है, 100 है तो 3.14 सही रहेगा। हाँ 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 हाँ, बायो। 2 पाई एफ एल, एल कितना है? 30 इंटू 10⁻³ ठीक है। हाँ, अब कर लीजिएगा इसको, ये कितना 18.85 आ रहा है? 18.85 आ रहा है, 18.85 ओम, ऑप्शन सी कर लीजिएगा। और एक चीज देख लेना कि जहां पर भी कहीं ऐसा हो ना, जैसे 2 पाई एफ होता है, तो जैसे मान लो यहाँ पर अगर मान लो 50 हर्ट्ज भी दे रखा है तो 50 इंटू 200 हो जाएगा, तो 22/7 को 3.14 ही लेना। उससे क्या होगा? वो 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा, वो 314 आ जाएगा। ठीक है ना? तो उससे सही रहेगा, कभी 7 से डिवाइड करने बैठ जाओ। ठीक, तो ज्यादातर अप्रोक्सीमेट ही इसमें आंसर आएंगे पॉइंट्स में, कर लीजिएगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स,
Which of the following graphs represents the correct variation of inductive reactance XL with frequency न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू भी बोल देते हैं या स्मॉल एफ बोल दो। अब चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए इधर एक्सएल, और इधर न्यू। एक तो ये स्ट्रेट लाइन, ये तो होगा नहीं। ये फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है तो क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस कांस्टेंट रहेगा? नहीं ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी देखिएगा। ये ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बनाकर मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक में ये कर रखा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना रखी है, और एक में क्या कर रखा है कि ये इंक्रीजिंग स्लोप की जगह डिक्रीजिंग स्लोप बना रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ, कर्व लाइन ऊपर बढ़ती हुई अगर कर्व लाइन होती तो भी हम कह देते कि हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तो फिर हम यही वाला लेते हैं, क्योंकि क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक, और ये प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस की कि उसमें ना लीनियरली बढ़ता है, वैल्यू लीनियरली बढ़ती है। और अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो उसमें एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होती है वैल्यू। वो, हाँ, ये लीनियर है, ये लीनियर ग्राफ है, और वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अरे आराम से आराम से। हाँ, एसी ऑफ कर दूं? हाँ हाँ, कर। हाँ यार, ये इसका टेम्परेचर किसने कम करा? अब ठीक है। जो बंद करती है ना फिर गर्मी लगने लगती है, पता नहीं, बड़ा अजीब मौसम हो रहा है। पूछ लो, चाहे आदित्य से पूछ लो, देख लो। हाँ। एक मिनट रुकिए, मैं इसके बाद वही करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बस एक मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ प्योर इंडक्टर सीधा बता दीजिएगा इसमें तो, क्वेश्चन नंबर 32 में। अरे एक मिनट भाई, आराम से आराम से आराम से, ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज नहीं जा रही। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ प्योर इंडक्टर what is the resistance offered by a pure inductor for DC? तो ऑप्शन ए है 0, बी है इंफिनिटी, और सी है 1, और डी है डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। हाँ जी,
देखो हमें ये मालूम है कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर वो डीसी को अलाउ कर देता है, करंट को, डीसी करंट को फ्लो होने देता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से उसको फ्लो होने देना है, तो जीरो रेसिस्टेंस। वो यही पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफर, तो ऑप्शन ए जीरो। हाँ वो बस वही है, एसी वो उसके अंदर उलझ जाता है। ठीक है, चलिए जी अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है। A 44 millihenry inductor a 44 millihenry inductor is connected to 220 volt, is connected to 220 volt, comma 220 volt, comma 50 hertz AC supply, AC supply, full stop. The RMS value of the current in the circuit is the RMS value of the current in the circuit is, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। इन द सर्किट इज, जो ये वैल्यू दे रखी है, ये VRMS दे रखा है हमको। अच्छा ऑप्शंस देखिए पहले, ऑप्शंस हैं 12.8, 13.6, 12.8 एम्पियर, बी है 13.6 एम्पियर, सी है 15.9, हाँ हाँ छोड़ रहा हूँ, 15.9 एम्पियर, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है 19.5 एम्पियर, है ना। बस IRMS निकालना है, कर लेंगे अपने आप। ठीक, आप देख लीजिए, ये 44 मिली हेनरी इंडक्टर है, तो ये तो L की वैल्यू हो गई 44 इंटू 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी F हो गया 50 हर्ट्ज, तो एक्सएल निकाल लेंगे 2πFL करके, तो वो आपने एक्सएल निकाल लिया, और IRMS क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन एक्सएल। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है इसका सी 15.9। तो ये आप लोग कर लेना अपने आप। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इस तरफ कर रहा हूँ या इधर ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 100 ओम। अरे शांत हो जाओ भाई, आराम से भाई, आराम से, अलग अलग जगह रेजोनेंस हो गया भाई, प्रियांशु आराम से। रेजोनेंस समझते हो ना, साउंड का जो रेजोनेंस होता है। चलिए, द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 100 ओम, कनेक्शन। अच्छा चलो ठीक है, मैंने अभी अभी ऑब्जर्व करा था, नोट करो। अरे ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देख लो जरा, रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल, the reactance of a coil is 100 ohm, the reactance of a coil is 100 ohm, comma when used with an AC when used with an AC 240 volt 100 hertz supply, 240 volts 100 hertz supply, the inductance of the coil is, the inductance of the coil is, अब इस बार क्या है कि उल्टा पूछ रहे हैं, इंडक्टेंस निकलवा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं, इंडक्टेंस नहीं, एक्सएल नहीं, एल। हाँ अब देखो, रिएक्टेंस दे रखा है 100 ओम, ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस हैं 0.16 हेनरी, 0.22 हेनरी, ऑप्शन सी है
1.6 हेनरी, 2.2 हेनरी। 2.2 हेनरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो, वही फॉर्मूला एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब मेरे से एल पूछा जा रहा है, तो एल इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन 2 पाई एफ। एक्सएल कितना दे रखा है, 100 ओम, 2 इंटू 3.14, और ये कितना दे रखा है, 100। 100 से 100 काट दो, 1 डिवाइडेड बाई 6.28, ठीक है। करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 0.16 है भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 0.198 समथिंग आ रहा है, तो आप करके देख लेना, 0.16 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 0.16 हेनरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इन अ सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। हाँ, इसको छोड़ रहे हैं। देखो, इन अ सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। द सर्किट कंटेन्स, जहां पर भी क्या बोला इन्होंने, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, यही होता है इंडक्टर के केस में, तो वो पूछ रहे हैं द सर्किट कंटेन्स ओनली एल, मतलब ऑप्शन दे रखा है ओनली आर, ओनली सी, ओनली एल, और ऑप्शन डी है आर एंड सी, तो ओनली एल। हाँ, सेम सेम है सेम। उसके बाद देखें 36 हो जाएगा, देख लीजिए। इन अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल्ड देन इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी, ऑप्शन ए है रिमेन सेम, ऑप्शन बी है डबल्ड, ऑप्शन सी है हाफ, और ऑप्शन डी है 0। हाफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाएगा तो रिएक्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस जो है ना, अब आप ये देख लीजिए कि अभी जैसे 36 पर हैं, तो यहाँ पर जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट वाला पोर्शन करा है उसके क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं। आगे एलसीआर सर्किट के भी क्वेश्चंस हैं, और ये टोटल क्वेश्चन नंबर 102 तक, 102 तक जो है वो यही इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, घूम फिर कर रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको देख लेना 102 तक। 103 से जो आगे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, 129 तक है। उसमें हमारा ट्रांसफार्मर और जो है ये जनरेटर, इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो जो अगली क्लास है उसमें ट्रांसफार्मर और जनरेटर करवा के और साथ साथ इसके एमसीक्यू भी कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह उसमें टाइम नहीं खराब करना हमको, ठीक। बस उसका हिंट देकर कि भाई क्या क्या होता है उसमें, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे सीधा, ठीक है। चलिए जी, मैं ये भेज दोगे तुम? ठीक है, वैसे ही बनाकर भेज देना, पीडीएफ बहुत क्लियर आ रहा है, पूरा ही भेज देना, नहीं उसी ने भेजा था। चलिए जी, ओके। Thank you.